वो मारिया को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी कोठरी में रखना चाहता था ताकि अंधिका चमगादड़ को जुली सॉन्ग को ठिकाने लगाने के लिए वक्त मिल जाए। लाश नाग ने आहिस्ता से कहा, मारिया बहन, मेरा दिल डूबा जा रहा है, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। मारिया ने जल्दी से सुराही में से पानी गिलास में डाला और लाश नाग को पिलाया। लाश नाग ने 2 घूंट पानी पीकर पूछा, अंबर और थ्यूसॉन्ग कहाँ हैं? वो मालूम करना चाहता था कि मारिका चमगादड़ ने अपना काम इंजाम तक पहुंचा दिया है कि नहीं, क्योंकि अंधिका की आवाज वो सुन सकता था, उसे देख भी सकता था, क्योंकि अंधिका का वास्ता काले इल्म से था जिसकी पैदावार खुद लाश नाग था। मगर मारिका एक आम आसेबी चमगादड़ थी, वो उससे राब्ता नहीं रख सकता था। मारिया ने इस तरह के साथ कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले अंबर आया और केटी को तुम्हारे पास ले गया। लाश नाग ने कहा, हाँ, मैं उनसे ईरान के बारे में गुफ्तगू करना चाहता था, मगर वो तो कुछ देर बाद चले गए थे। मारिया ने कहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ से कुएं पर कैसे और क्यों चले गए। अंबर के बाद अब केटी दौड़ी दौड़ी हुई आई और उसने कहा कि अंबर को कुछ हो गया है, वो कुएं पर है। थ्यूसॉन्ग भी वहीं है, उसने बुलाया है। मैं जूली सॉन्ग के साथ कुएं की तरफ जा रही थी कि तुम्हारी आवाज आ गई कि मेरी मदद करो। ये सब कुछ क्या है नाग भैया? कहीं हम किसी मुसीबत के मुंह में तो नहीं जा रहे? लाश नाग को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अंबर, थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग भी सराय में नहीं है। मारिका और अंधिका ने अपना काम कर दिया था, मगर लाश नाग मारिया को भी वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। वो चारपाई पर उठकर बैठ गया और बोला, घबराओ नहीं मारिया बहन, कुछ नहीं होगा, वो लोग खैरियत से होंगे, तुम परेशान मत हो। मारिया ने कहा, मैं कुएं पर जाकर उनका पता करती हूँ। लाश नाग मारिया को साफ देख रहा था, जल्दी से बोला, अभी मत जाओ मारिया, मेरा दिल फिर डूबने लगा है। मारिया वहीं रुक गई। लाश नाग उसे देख रहा था। चमगादड़ का खून पीने के बाद लाश नाग में इतनी ताकत पैदा हो गई थी कि वो गैबी मारिया को बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। मारिया लाश नाग के करीब आ गई। नाग भैया, हम ना जाने कितनी मुद्दत से एक साथ सफर कर रहे हैं, पहले कभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हुई, अब क्या बात है? लाश नाग की नजरें अपने आप मारिया के चेहरे पर गड़ गईं। मारिया बड़ी हैरान हुई। उसे ऐसे लगा जैसे नाग उसे देख रहा है। जब वो गैबी हालत में होती थी तो कोई उसके चेहरे पर यूं निगाहें नहीं जमाता था। वो किसी को नजर आती तो कोई उसके चेहरे को तकता, मगर नाग की आंखें उस वक्त ठीक मारिया के चेहरे पर जमी हुई थीं। नाग ने भी मारिया के चेहरे को पढ़ लिया था। उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं और बोला, मारिया बहन, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ उस तिलिस्म की वजह से है जिसका असर अभी तक मुझ पर है। 2-1 रोज में यह असर खत्म हो जाएगा। मारिया ने बड़ी संजीदगी से पूछा, एक बात सचमुच बताओगे नाग? लाश नाग खबरदार हो गया, कहने लगा, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? मारिया ने कहा, क्या तुम मुझे देख रहे हो? लाश नाग जोर से हंस पड़ा और बोला, भला ये कैसे हो सकता है मारिया, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं देख रहा। तुम्हें कैसे ये ख्याल आया? मारिया ने सांस भरकर कहा, नाग भैया, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, बहन भी हूँ। सैकड़ों बल्कि हजारों साल से हम एक दूसरे के साथ सफर कर रहे हैं। मुझसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत है? एक बार पहले भी तो तुम किसी बूटी के असर से मुझे देख लिया करते थे। लाश नाग झट बोला, वो तो बूटी का असर था मारिया बहन। इस बार जो मुझ पर जादू किया गया था उसका यह असर तो जरूर हुआ है कि अभी तक तुम लोग मेरी खुशबू भी नहीं सूंघ सकते, मगर ऐसा कोई असर नहीं हुआ कि तुम मुझे नजर आने लगो। मारिया चुप हो गई। लाश नाग चेहरे को फिक्रमंद बनाकर कहने लगा, वैसे हमें उन लोगों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। आओ उस कुएं पर जाते हैं जहां ये सब लोग गए और फिर वापस ना आ सके। मारिया को क्या एतराज हो सकता था? उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कोठरी में आराम करो, मैं कुएं पर उन लोगों को देख कर आती हूँ। मगर लाश नाग ना माना, कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आखिर मुझे भी तो अपने भाई बहनों की फिक्र है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लाश नाग कोठरी से निकलकर सराय के बाहर वाले कुएं पर आ गया। उस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो गया था, लेकिन अंधेरा वैसे ही था। सिर्फ आसमान पर कुछ सितारे फीके पड़ने लगे थे। कुएं पर मौत जैसा सन्नाटा तारी था, कोई वहां पर दिखाई नहीं देता था। लाश नाग ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या यही वो कुआं है जहां केटी, थ्यूसॉन्ग, जूली सॉन्ग गए थे? हाँ, मारिया ने कुएं के करीब आते हुए कहा। लाश नाग ने झुककर कुएं में देखा। वह मारिया को उस कुएं में ना तो गिरा सकता था और ना गिराना चाहता था। उसे मारिया को पुरानी इमारत वाली कब्र के पास ले जाना था जिसके ऊपर मीनार बना हुआ था, मगर शर्त यह थी कि मारिया जिंदा और नजर आने वाली हालत में हो, वो गायब ना हो। इसके लिए सारा प्रोग्राम लाश नाग ने जहन में सोच रखा था। लाश नाग ने कुएं में झांकने के बाद हवा में उंगली उठाते हुए कहा, ठहरो, मैं किसी सांप से मशवरा लेता हूँ, हो सकता है सांपों को पता हो कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। मारिया बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, जल्दी से किसी सांप को बुलाओ। ये बात लाश नाग को अच्छी तरह मालूम थी कि वो ना तो खुद सांप बन सकता है और ना किसी सांप को बुला सकता है, क्योंकि वो नकली नाग था।
असली नाग तो कंधारा शहर के पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र में इस हालत में पड़ा था कि उसके सर में कील ठुका हुआ था। मगर वो ड्रामा करना बहुत जरूरी था। वो कुएं के पास ही एक जगह बैठ गया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। मारिया हैरान हुई कि पहले तो नाग किसी सांप को बुलाता था तो उसके मुंह से सांप की सीटी जैसी आवाज निकलती थी, लेकिन उसने यही समझा कि शायद ये भी जादू का असर हो। लाश नाग थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठा बुड़बुड़ाता रहा, फिर आंखें खोल दी और बोला, मारिया, यहाँ इर्द गिर्द कोई सांप नहीं है। अगर होता तो नाग देवता की आवाज पर जरूर आ जाता। मारिया ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए? हरीश नाग अपनी स्कीम के मुताबिक कहने लगा, ये ठीक रहेगा, मैं किसी चिमगादड़ को बुलाकर पूछता हूँ। चिमगादड़ों को भी बहुत कुछ पता होता है। मारिया ने कहा, मगर नाग भैया, इससे पहले तो तुमने कभी किसी चिमगादड़ को नहीं बुलाया। लाश नाग बोला, ये इत्तेफाक है कि नहीं बुलाया, वरना तुम तो जानती हो कि मैं नाग देवता हूँ, किसी भी जानवर को बुला सकता हूँ। मारिया ने कोई जवाब ना दिया। लाश नाग ने फौरन अपने हलक से चिमगादड़ की सीटी की तेज आवाज निकाली। 3 बार सीटी की आवाज निकालने पर चिमगादड़ अंदिका खुद वहां पर चिमगादड़ की शक्ल में आ गई। मारिया ने देखा कि एक बड़े साइज की चिमगादड़ जमीन पर आकर चिमट गई है। लाश नाग ने उससे पूछा, बता मेरे साथी केटी, जुलीसोंग, थ्यूसोंग और अंबर कहाँ होंगे? मैं नाग देवता हूँ। मारिया को सिर्फ चमगादड़ की 2-3 सीटियां ही सुनाई दी। हरीश नाग आगे से हूं ही करता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। अंदिका चिमगादड़ फौरन रात की तारीकी में उड़ गई। मारिया ने पूछा, क्या इस चिमगादड़ ने कुछ बताया नाग भैया? हरीश नाग बोला, इस चिमगादड़ ने बताया है कि केटी, अंबर, जुलीसोंग और थ्यूसोंग पर एक जबरदस्त जादू कर दिया गया है और वह मीनार वाले मकबरे में मीनार के आसपास स्याह पत्थरों की शक्ल में पड़े हैं। मारिया ने बेचैनी में कहा, जल्दी से मीनार वाले मकबरे में चलो नाग भैया, हमें उन्हें इस जादू से निजात दिलानी होगी, अभी चलो। यही तो लाश नाग चाहता था कि मारिया उसके साथ मीनार वाले मकबरे में जाए। फौरन बोला, अभी चलो, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जादू के असर की वजह से मेरे जिस्म की खुशबू बंद हुई है, तो मैं अपनी जून भी नहीं बदल सकता। मतलब ये कि मैं उकाब या सांप की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ेगा। मारिया के लिए यह भी एक नई बात थी। कहने लगी, तुमने पहले तो ऐसा नहीं बताया नाग। लाश नाग ठंडा सांस भरकर बोला, अब तुम्हें क्या क्या बताता मारिया बहन। इस बार मुझ पर बड़ा जहरीला जादू किया गया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी। चलो, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। खुदा जाने वो लोग किस हालत में होंगे। लाश नाग ने सराय की तरफ चलना शुरू कर दिया। मारिया उसके साथ साथ थी। सराय में उसका घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़े पर बैठा और मीनार वाले मकबरे की तरफ घोड़े को डाल दिया। मारिया उसके ऊपर परवाज कर रही थी। शहर की सड़कें अंधेरे में खाली पड़ी थीं। वह घोड़ा दौड़ाता बहुत जल्द मीनार वाले मकबरे के अहाते में पहुंच गया। घोड़ा एक दरख्त से बांधकर मकबरे के अंदर आ गया। मारिया ने कहा, इस मकबरे के अंदर स्याह पत्थर कहाँ है नाग भैया? मुझे तो यहाँ कोई स्याह पत्थर नजर नहीं आ रहा। वो फट रही थी, मगर मकबरे के दरवाजे छोटे होने की वजह से अंदर भी अंधेरा था। लेकिन मारिया तो अंधेरे में भी देख सकती थी। लाश नाग भी सब कुछ देख रहा था। वो अब मारिया को अपनी निगाह में रखे हुए था। उसने अपनी जेब से काले लम की मदद से बनाई हुई कील निकालकर अपने हाथ में छुपा ली थी। वो जानता था कि मारिया गैबी हालत में है और उसके सर में कील गाड़ने के लिए उसे पत्थर या हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कील का तिलिस्म इस मकबरे में ही चल सकता था। वो मारिया को मकबरे की पिछली जानिब लाना चाहता था। वो खुद भी झुककर मीनार वाली कब्र के इर्द गिर्द स्याह पत्थरों को ढूंढ रहा था। कहने लगा, वाकई यहाँ तो एक भी स्याह पत्थर नहीं है। मगर चिमगादड़ को अजीम नाग देवता के आगे झूठ बोलने की जुर्रत नहीं हो सकती। उसने गलत नहीं कहा। स्याह पत्थरों को इसी जगह होना चाहिए। मारिया ने पूछा, तुमने अच्छी तरह से सुना था ना? चिमगादड़ ने क्या कहा था? एक बार फिर बताना मुझे। लाश नाग बोला, चिमगादड़ ने कहा था कि अंबर, केटी, जुलीसोंग और थ्यूसोंग मीनार वाली कब्र के आसपास स्याह छोटे पत्थरों की शक्ल में पड़े हैं और उन पर बड़ा जहरीला जादू किया गया है। मारिया कहने लगी, ये जहरीला जादू क्या होता है नाग भैया? नाग ने कहा, खुदा जाने ये कौन सा जादू है, हमारी जाने भला। लेकिन चिमगादड़ झूठ नहीं बोल सकती। हमारे साथी जरूर यहीं कहीं स्याह पत्थरों की शक्ल में मौजूद होंगे। ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ चलकर देखते हैं। लाश नाग मीनार की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ एक छोटा सा गड्ढा था। लाश नाग ने मारिया को देखा। वो गैबी हालत में मकबरे के छोटे मेहराबी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां से बाहर का वीरान बाग साफ नजर आ रहा था। हरीश नाग ने कहा, मारिया तुम किधर देख रही हो? यहाँ आओ, मेरे साथ पत्थर तलाश करो। मारिया ने चौंक कर लाश नाग की तरफ देखा और बोली, नाग तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ? नाग भैया, मुझे यकीन है कि तुम मुझे देख रहे हो, मगर मुझ पर जाहिर नहीं कर रहे। लाश नाग ने कहा, मारिया तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? इन बातों को छोड़ो। हम यहाँ अंबर, केटी, जुलीसोंग और थ्यूसोंग को तलाश करने, उन्हें मुसीबत से निकालने आए हैं। ये बातें बाद में करेंगे। अब जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो।
लाशनाग ने यूं ही एक जगह से पत्थर उखाड़ना शुरू कर दिया। मारिया जल्दी से उसके पास आ गई। उसने कहा, क्या ये पत्थर तुमसे नहीं उखाड़ा जा रहा नाग? बिल्कुल नहीं, नाग ने माथे पर से फर्जी पसीना पहुंचते हुए कहा। मारिया हंसकर बोली, इससे पहले तुम्हें इतना कमजोर भी नहीं देखा, पीछे हट जाओ, मैं 1 सेकंड में पत्थर को उखाड़ देती हूँ, मगर तुम ये पत्थर उखाड़ कर क्या करोगे? नाग ने कहा, हो सकता है स्याह पत्थर इसके नीचे पड़े हों, तुम इसे उठाकर परे फेंक दो। मारिया पत्थर पर झुक गई। ये पत्थर काफी बड़ा था और आधे से ज्यादा जमीन में धंसा हुआ था। लाशनाग पीछे हट गया। तिलिस्मी कील उसने अब अपने सीधे हाथ में पकड़ ली थी। उसे मारिया साफ नजर आ रही थी। अगर मारिया उसे दिखाई ना दे रही होती तो वो सारी जिंदगी उसके सर में कील न ठोंक सकता था। मारिया ने झुककर पत्थर के गिर्द अपने हाथ डाले ही थे कि नाग ने बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़कर मारिया के झुके हुए सर में कील धंसा दी। कील मारिया के सर में इस तरह घुस गई जैसे जमे हुए दही में या खीर के प्याले में कोई कील उतार देता है। जो ही तिलिस्मी कील मारिया के सर में गया, उसे एक झटका सा लगा। वह जमीन से 2 फुट ऊपर कोचली और जाहिर हो गई। वह नजर आने लगी और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो चुकी थी। लाशनाग के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने दोनों हाथ फिजा में फैलाकर नारा लगाया, अजीम गंडाप, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इसके साथ ही लाशनाग ने गहरा सांस खींचकर अपना सीना फैलाया और कब्र के मीनार को देखा। कब्र का मीनार अपने आप कब्र के ऊपर से उठकर फिजा में बुलंद हो गया। वहां गार का जीना नजर आने लगा। लाशनाग ने बेहोश मारिया को हाथों में उठाया और कब्र की सीढ़ियां उतरकर गार में दाखिल हो गया। गार में दोनों जानिब खोपड़ी के चिराग जल रहे थे, मगर उनकी रोशनी धुंधली और बोझल थी। हरीश नाग गार में चलता आगे जाकर मुड़ गया और बाएं जाने वाले तंग दरवाजे में से निकलकर उस नीची छत वाले दालान में आ गया, जिसकी दीवार के साथ साथ ताबूत खड़े थे। दरमियान वाला ताबूत गंडाप का था। लाशनाग ने मारिया को वहीं जमीन पर रख दिया और दोनों हाथ सीने पर बांधकर बोला, अजीम गंडाप का हुक्म पूरा हो गया। सदियों से सफर करने वाले उसके दुश्मन अब उसकी कैद में हैं। सामने वाले खड़े ताबूत का दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से मुर्दा आंखों और सांपों वाला गंडाप नमूदार हुआ। उसकी गर्दन में नीले सांप पड़े थे जो बार बार उसकी गर्दन और चेहरे पर डस रहे थे। एक नीला सांप उसके हाथ में था जिससे वो किसी वक्त अपने होंठ डसवा लेता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तालान के वस्त में आकर खड़ा हो गया। मारिया बेहोश पड़ी थी। गंडाप ने उसकी तरफ देखा और फिर लाशनाग की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम वापस अपनी चमगादड़ों की दुनिया में जा सकते हो। लाशनाग ने झुककर सलाम किया और दूसरे लम्हे वो स्याह बड़ा चमगादड़ बनकर दालान की नीम तारीख फिजा में गुम हो गया। गंडाप ने अपना नीले सांप वाला हाथ ऊपर उठाकर हलक से एक डरावनी आवाज निकाली। इस आवाज के साथ ही 4 लाशों के हैवले नमूदार हुए। गंडाप ने कहा, मारिया को भी उसके साथियों के पास पहुंचा दो, इसे भी ताबूत में बंद कर दो। चारों लाशों के हैवले आगे बढ़े। उन्होंने मारिया को उठाया और दीवार के साथ जो ताबूत सीधे खड़े थे उनमें से एक खाली ताबूत में सीधा खड़ा करके ताबूत का दरवाजा बंद कर दिया। गंडाप ने हुक्म दिया, दूसरे ताबूत खोलकर दिखाओ, मैं अपने दुश्मनों को एक नजर देखना चाहता हूं। चारों लाशों के हैवले दूसरे ताबूतों की तरफ बढ़े। उन्होंने दीवार के साथ खड़े 5 ताबूत खोल दिए। उनमें से एक ताबूत में अंबर, दूसरे में जूली सॉन्ग, तीसरे में थ्यू सॉन्ग और चौथे में केटी बेहोश मौजूद थी। साथ वाले ताबूत में अब मारिया आ गई थी। गंडाप ने उनको अपनी मुर्दा आंखों से गौर से देखा, फिर एक भयानक कहकहा लगाया। इस कहकहे की गूंज से गार में एक जलजला सा आ गया और ताबूत हिलने लगे और लाशों के हैवले एकदम फर्श पर बैठ गए। गंडाप ने अपने हाथ वाले नीले सांप को जमीन पर फेंकते हुए हुक्म दिया, नीले सांप, आज तुम मकबरे के अंदर कब्र के पास पहरा दोगे। नीला सांप उसी वक्त रेंगता हुआ गार में से निकलकर सीढ़ियों पर से गुजरता बाहर मकबरे की मीनार वाली कब्र के पास आकर एक बड़े पत्थर के अंदर घुसकर छुप गया और पहरा देने लगा। जब नीला सांप चला गया तो गंडाप ने चारों लाशों के हैवलों को हुक्म दिया कि वहां से चले जाओ। लाशों के हैवले अदब से ताजीम बजा लाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गंडाप सबसे पहले अंबर के ताबूत के पास आया। अंबर ताबूत में हालत बेहोशी में बिल्कुल सीधा खड़ा था। गंडाप ने अंबर की गर्दन में अपना एक नोकीला दांत गाड़कर उसका थोड़ा सा खून पिया और फिर थ्यूसोंग के ताबूत के सामने आ गया। इस तरह उसने अंबर, थ्यूसोंग, केटी, जूली सॉन्ग और मारिया सबकी गर्दनों में अपना नोकीला दांत गाड़कर थोड़ा थोड़ा खून पी लिया। फिर उसने तमाम ताबूत बंद कर दिए और नीले सांपों को अपनी गर्दन से उतारकर दालान के फर्श पर डाल दिया। सारे सांप कुंडलियां मारकर बैठ गए और गंडाप की तरफ फन उठाकर तकने लगे। गंडाप ने कहा, मेरे गुलाम नीले सांपो, आज से तुम इन ताबूतों के पहरेदार हो। खबरदार कोई बाहर का आदमी, कोई औरत किसी तिलिस्म के जरिए अंदर आकर इन ताबूतों को हाथ न लगाने पाए। मैंने तुमको तिलिस्म की बेपनाह ताकत दे रखी है। तमाम सांपों ने सर झुकाए और एक आवाज होकर बोले, अजीम गंडाप का हुक्म पूरा किया जाएगा, हम यहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाबाश। गंडाप ने अपना हाथ बुलंद करके कहा, अब मैं जाता हूँ।
गंडाप खामोशी से कदम उठाता दालान से निकलकर गार में आ गया। उस गार में एक और तंगोतारी कोठरी थी। उस कोठरी में बड़ी मोमबत्ती एक इंसानी खोपड़ी पर रखी चल रही थी। गंडाप ने खोपड़ी के गिर्द मंत्र पढ़ते हुए 7 चक्कर लगाए, फिर मोमबत्ती के शोले पर एक सफूफ फेंका। शोले में से नसवारी रंग का धुआं निकलने लगा। गंडाप ने अपने जिस्म पर उस धुएं को इस तरह मलना शुरू किया जैसे वो उसमें नहा रहा हो। अजीब बात थी कि सारा धुआं गंडाप के जिस्म में जज्ब हो गया और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। गंडाप का सारा जिस्म नसवारी हो गया। अब वो एक लाश की बजाय जिंदा इंसान बन गया था, लेकिन असल में मुर्दा ही था। ये तिलिस्मी धुएं का असर था कि वो जिंदा इंसानों की तरह लगने लगा था। उसका लिबास भी आम इंसानों जैसा हो गया था। सर पर घुंघराले बाल उगाए थे। वो गार में गुजरता मीनार वाली कब्र की सीढ़ियों में से बाहर निकल आया। उसे देखकर पहरेदार नीले सांप ने अपना फन झुका दिया। गंडाप ने मकबरे के बाहर देखा। दिन की रोशनी फैल रही थी। उसके निकलने के बाद मीनार वाली कब्र उसी तरह बंद हो गई थी। गंडाप चेहरे और लिबास से एक सौदागर लगता था। वो गंधारा शहर की सराय की तरफ चल पड़ा।